हाय बच्चों, आई एम तमज़ा त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट रैंक प्लस चैनल। सो उम्मीद करिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 1 शॉर्ट में अभी डिटेल में ख़त्म किया है। नाउ हियर इज़ द माइंड मैप फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से छोटे से क्रिस्प से सेशन के साथ में, जहाँ पे मैं आपको वन शॉट का पूरा कंप्लीट माइंड मैप देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो इनिशियली हमने क्या पढ़ा था कि यार प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जहाँ पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर जा रहा है, एंड वेरिएशन जो होती है दैट इज द डिग्री ऑफ वेरिएंस या फिर जो भी डिफरेंस आता है ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इन दोनों को ही हम एक साथ जब पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की थी ग्रेगोर मेंडल, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। यही से हमारे जेनेटिक्स की स्टडी की शुरुआत हुई थी। तो जेनेटिक्स में स्टूडेंट सबसे पहले ग्रेगोर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। सो ही डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 ईयर्स, 1856 से लेके 1863 तक। किसके ऊपर किया था बेटा ये एक्सपेरिमेंट? किया था पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी के ऊपर, क्योंकि इजीली अवेलेबल था और उसके अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मिले थे, प्रोजेनी बहुत जल्दी मिल जा रही थी एंड कॉस्ट इफेक्टिव था। तो बहुत सारे ये रीजंस होने की वजह से इसके ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे क्या दिखा? हमको यहाँ पे दिखे 7 ऐसे कैरेक्टर्स जिनके ऑल्टरनेटिंग ट्रेड्स थे। ठीक है, तो जैसे कि सीड फॉर्म, सीड का आपका कलर हो गया, पॉड का फॉर्म, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन और स्टेम का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड और रिंकल था, येलो और ग्रीन, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन और येलो। देन फ्लावर का कलर आपके पास पर्पल और वाइट था, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल था, एंड स्टेम का लेंथ टॉल और आपका शॉर्ट था। ठीक है, तो अब इन्हीं को लेके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई प्रोजेनीज तक किए थे, लार्ज सैम्पलिंग साइज था, एंड इसीलिए उनका डेटा में हाईली क्रेडिबिलिटी थी। ऑल्सो ही यूज द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, जहाँ पे 1 जीन, 2 जीन और 3 जीन के इनहेरिटेंस को उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स में स्टडी किया था। तो हमारी एनसीईआरटी में हमको सिर्फ मोनो और डाई पढ़ना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है प्लांट की हाइट का, जहाँ पे टॉल और डवार्फ प्लांट्स ले गए। तो उन्होंने देखा कि यार जो फर्स्ट जनरेशन आई, जिसको F1 जनरेशन कहा जाता है, वो सारे ही टॉल आ गए। ठीक है, उनको लग रहा था शायद कुछ मिक्सिंग आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड टू हिज सरप्राइज जब उन्होंने वापस से उनको सेल्फ पॉलिनेट किया तो F2 जनरेशन के अंदर उनको वापस से डॉफ प्लांट दिखाई दिया, लेकिन उसकी रेशियो कैसी थी? अगर 4 प्लांट्स थे तो डॉफ सिर्फ उसमें से एक था, बाकी के 3 टॉल थे। तो इस तरह की रेशियो जो यहाँ पे आई है इन योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F2 जनरेशन, तो फिनोटिपिक अगर देखा जाए, बाहर से देखने को देखे तो 3:1 था, लेकिन जब पुनेट स्क्वायर की मदद से हमने जीनोटाइप निकालने की कोशिश की तो हमको समझ में आया कि यार वहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था। ठीक है, चलो अब इस सिमिलरली हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस किया गया। डाईहाइब्रिड के अंदर दो आपके क्या लिए गए थे स्टूडेंट्स? हमारे 2 कैरेक्टर्स लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में अगेन फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे येलो और आपके राउंड सीड्स आए थे। ठीक है, सबका फिनोटाइप सेम था, रिसेसिव वाला पेरेंट अपने आप को शो नहीं कर रहा था। एंड सिमिलरली जब F2 जनरेशन किया गया तो वापस से हमको ये वाला जनरेशन दिखा, लेकिन केवल यही नहीं, इसके अलावा हमको यहाँ पे कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी दिखे। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो आया था दैट वाज फिनोटिपिक 9:3:3:1, और जीनोटाइप अगर देखें तो हमारे पास ये जीनोटिपिक रेशियो आया था विच इज़ क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब ऐसा किया गया तो इन दोनों ही क्रॉसेस के बेसिस पे मेंडल ने यहाँ पे अपने इनहेरिटेंस के लॉज प्रपोज किए। मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, सबसे पहले तो मेंडल ने बोला कि यार यहाँ पे समथिंग वाज बीइंग पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसको उन्होंने फैक्टर बोला। आज के टाइम में हम उसको जीन बोलते हैं। फिर मेंडल ने बोला ये डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं और ये हमेशा पेयर में अकर होते हैं, और ऐसा अकर होते हैं कि एक अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसीलिए
वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी इज द रिसेसिव एंड कैपिटल टी इज द डोमिनेंट वन। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि वैसे तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे जो अलील्स हैं, है ना, ये जो फैक्टर्स पेयर में बोल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, बाद में पता चला कि एक्चुअली में एक जीन के अंदर दो अलील होते हैं विच इज द कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ योर जीन। तो वो जो अलील्स होते हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअली आपके गैमेट्स के अंदर सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, उनकी आपस में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, और वही रीजन है कि हमको यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट या इनमें से भी कहीं पर भी हमको इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर नहीं मिला था। सो दैट सेज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अंडरस्टूड? नाउ सिमिलरली हमारा इस वाले क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्या दिया स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि वैसे तो यहाँ पर ये कैरेक्टर्स आगे पास हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ दो हमने कैरेक्टर लिए थे, दैट इज सीड का कलर और सीड का शेप, लेकिन फिर भी जब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उन दोनों में आपस में कोई दे आर नॉट स्ट्रिक्ट टू ईच अदर कि दोनों साथ में ही जाएंगे, इंडिपेंडेंटली जो वो असॉर्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और यही रीजन है कि हमको यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन भी मिला। पेरेंट्स हमारे पास येलो राउंड थे, लेकिन हमको येलो रिंकल्ड भी मिला है। सिमिलरली हमारे पास पेरेंट यहाँ पे ग्रीन और रिंकल था, लेकिन हमको यहाँ पे ग्रीन और राउंड भी मिला है। इसका मतलब सीड का शेप और सीड का साइज ने इंडिपेंडेंटली वहाँ पे असॉर्टमेंट किए, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। Now there are two exceptions to the law of dominance. Law of dominance के दो एक्सेप्शन है। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमको दिखता है मिराबिलिस जलापा में, एंटीराइनम, डॉग फ्लावर जिसको हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो आपका स्नैपड्रैगन। ठीक है, इन सभी के अंदर हमको क्या दिखता है? वी सी द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ओबेड। ठीक है, किसमें? स्नैपड्रैगन में, एंटीराइनम ने, और आपका मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इन दोनों के अंदर दिखता है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर मेंडल का लॉ ही ओबे नहीं हुआ। इनिशियली वी टुक द टू कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर दैट इज रेड एंड व्हाइट, लेकिन जब उसको क्रॉस किया तो रेड फ्लावर आना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डोमिनेंस तो ये कहते हैं कि एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है, लेकिन सारे हमको पिंक फ्लावर मिल गए थे। सिमिलरली जब F2 जनरेशन देखा तो वापस से हमको एक रेड, टू पिंक और एक व्हाइट मिला। यहाँ पर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो वाज सेम, दैट इज 1:2:1। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो भी यही था और फिनोटिपिक रेशो भी यही था। सो इसका मतलब रेड जो यहाँ पर अलील था दैट वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द वाइट, इसी की वजह से हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिला, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नाउ कोडोमिनेंस हमको कहाँ दिखता है? कोडोमिनेंस वी सी इन द केस ऑफ योर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये सारे जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं? वी हैव द जीनोटाइप्स फॉर योर ब्लड ग्रुप्स, जहाँ पे IA IB ये दोनों कुछ एंटीजेंस RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फॉर्म करते हैं, एंड इसीलिए वो दे आर शोइंग देयर कैरेक्टर्स, ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जो स्मॉल आई होता है दैट इज इन अ रिसेसिव कंडीशन, राइट? इट डज नॉट फॉर्म एनी एंटीजन, डज नॉट फॉर्म एनी शुगर। सो व्हेनेवर जब ये आई के साथ होंगे बेटा तब तो ये ऑब्वियसली डोमिनेंट होंगे, लेकिन सोचो जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, IA IB हो जाते हैं, है ना, जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जहाँ पे हमको ब्लड ग्रुप AB मिलेगा, यानी दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लियोट्रॉपी क्या होती है? जब हमारा कोई भी एक जीन, है ना, नॉर्मली एक जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक जीन की वजह से बहुत सारे ट्रेट्स बॉडी में वो कंट्रोल कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जांपल होता है फिनाइल केटोन्यूरिया, जहाँ पे फिनाइल केटोन्यूरिया के अंदर बेसिकली हमारा एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, उसको कोड करने वाला जीन दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट जस्ट द फिनाइल, मतलब वो एंजाइम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही,
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब वो एंजाइम नहीं बनता तो उसकी वजह से एक रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, जहाँ पे वो जितना भी फिनाइल एलानिन एक्सेस में होते हैं उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज दैट इज वेरी टॉक्सिक, और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन जाते हैं जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड एंड ऑल। सो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जब ये एंजाइम ही वहाँ पे नहीं बन रहा तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे ट्रेट्स जो है शो होने लगते हैं, स्किन की पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाती है ना, मेंटल रिटार्डेशन होने लगते हैं, बच्चा वॉक नहीं कर पाता, तो कितने सारे फिनोटाइपिक ट्रेट्स को ये अकेला जीन ने कंट्रोल किया। सो दिस इज योर प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, पॉलीजीन यानी बहुत सारे जीन मिलके क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडिंग कि वहाँ पे कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, ऑल्दो एक जीन जो है वो आपका कलर मतलब कोई भी जो फिनोटाइप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन बाकी के अलील्स, बाकी के जीन्स की प्रेजेंस में उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो फिनोटाइप है वो बढ़ता या घटता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है स्किन का कलर, इसी तरह स्किन हमारी ह्यूमन की हाइट होती है, तो ये ह्यूमन का स्किन कलर है एग्जाम्पल, इसी तरह ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन की इंटेलिजेंस, ये सभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। मैमल्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन, मीट का प्रोडक्शन, दे आर ऑल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। सो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंट्रोलिंग जीन्स कौन से होते हैं, स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स है ABC। जब बेटा ये डोमिनेंट कंडीशंस में होते हैं AA BB CC, तो यहाँ पे हमको बहुत डार्क कलर मिलता है, और वहीं जब ये रिसेसिव कंडीशन में होते हैं इस तरह से तो हमको बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर मिलता है, ठीक है। और अगर F1 जनरेशन देखें तो हमको इंटरमीडिएट कलर मिलती है, ठीक है। F2 जनरेशन हमको इस तरह का यहाँ पे जो है प्रोजेनी शो होती है। अब देखो इस F2 जनरेशन को जब हमने ग्राफिकली प्लॉट किया तो हमारे पास एक बेल शेप का कर्व आता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि यार यहाँ पे जो हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव हैं दैट इज वेरी रेयर, ठीक है, और जो हमारा इंटरमीडिएट है दैट इज व्हाट, वो हमारा होने वाला है द मैक्सिमम। तो ये हमारा ट्रेंड रहता है, ट्रेंड एनालिसिस कह सकते हैं फॉर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन वन, ठीक है। मेंडेलियन में हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव जो है दे आर क्वाइट हाई, वही दोनों हमको दिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, दीज आर द रेयर, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमको बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी आई होप सबको समझ में आई होगी। नाउ बेटा जी 1900 तक मेंडल का वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, मेंडल ने कब अपना काम करके छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो हमारे 3 साइंटिस्ट कौन कौन से, हुगो डी राइस, कार्ल कॉरेंस और शर्मा, इन तीनों ने मिलके इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को वापस से रिकॉग्नाइज किया, वापस से उस पर काम करना चालू किया, एंड देन दे स्टडीड द कि मेंडल का इनहेरिटेंस एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है अलग अलग मिलके। इसके अलावा उस टाइम तक जो है हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी, हमको इंटरनल स्ट्रक्चर सब समझ में आता था, क्रोमोसोम का इन्वेंशन हो चुका था जो कि फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, सबसे पहले। नाउ इट इज़ नॉट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो एंटीबायोटिक वाला, याद रखना, इट्स वॉल्टर फ्लेमिंग, ओके। तो सटन एंड बोवराई ने वो इंफॉर्मेशन को देखा, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने की कोशिश की, एंड लेटर ऑन ही डिराइव्ड कि मेंडल का जो भी इनहेरिटेंस अभी तक मेंडल ने बताया था, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, जीन जीन जीन, अलील अलील, तो वो बेसिकली क्या था, दैट वाज एग्जैक्टली पैरेलल टू द क्रोमोसोम्स का मूवमेंट। क्या बताया सटन एंड बोवराई ने कि मेंडल के जो इनहेरिटेंस था वहाँ पे उन्होंने फैक्टर्स बताया, दैट वाज एग्जैक्टली पैरेलल टू द योर क्रोमोसोम का मूवमेंट, ठीक है। यही से हमको क्या मिली, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये बेसिकली जो हमारे जीन्स थे, अलील्स थे, वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, तो वो जीन्स पास नहीं होते, वो क्या पास होते हैं, वो क्रोमोसोम हमारी F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन में पास होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया इस थियोरी का, किसने किया, TH मॉर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल हिम एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। नाउ ऑन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर के अंदर
ड्रोसोफिला मेलानोजोस्टर के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था इट वाज ड्रोसोफिला, और अगेन उसको लेने के रीजंस यही थे, इजीली अवेलेबल, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, देन कल्चर करना बहुत आसान था, प्रोजेनी बहुत जल्दी मिल जा रही थी, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पॉलिटीन प्रेजेंट होता है जिससे हम एब्रेशंस को स्टडी कर सकते हैं। देन बहुत सारे रीजंस था ड्रोसोफिला का, ठीक है। तो ड्रोसोफिला को यहाँ पे एक्स वाई टाइप, ह्यूमन जैसा टाइप दिखता है यहाँ पे, एक्स 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 वाई, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी एक रीजन था यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब मॉर्गन ने यहाँ से जब ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने दिया हमारा एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो भी हमारा जो नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहे थे, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि वहाँ पे जो नया कॉम्बिनेशन आया था वो क्यों आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने ये बताया और ये भी बोला कि रिकॉम्बिनेंट्स कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो वो जीन होती है ना, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो वहाँ पर वो जीन होती है स्टूडेंट्स, वो आपस में कितना लिंक्ड है, ठीक है, आपस में वो जीन्स कितना लिंक्ड है। अगर इस तरह बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होगी एक क्रोमोसोम के ऊपर तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, यानी इसको, ये जो फिजिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द जीन्स, इसको हम कहते हैं लिंकेज। एंड अगर ये लिंकेज ज्यादा होगा सो इट इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन, यानी लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, ठीक है। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हमको परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, हमारे पास जो भी डेटा में आपको क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू द 100, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द योर मैप यूनिट, ठीक है। तो दैट इज योर फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस जो होता है हमारे जीन का, उसको मैप यूनिट बोलते हैं, और ये हमारे जो मॉर्गन थे उनके स्टूडेंट ने, स्टर्टिवैंड ने बताया ये, और इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट सेंटी मॉर्गन, सी स्मॉल एंड एम कैपिटल मॉर्गन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, न्यूमेरिकल हो जाएगा इसके बेसिस पे। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। अगर ये हेट्रोजाइगोसिटी मेल में है तो भाई मेल के गैमेट्स डिसाइड करेंगे, फीमेल में है तो फीमेल के गैमेट्स डिसाइड करेंगे। अब देख लो, मेल हेट्रोगैमेटी हमको कहाँ दिखती है, XX और XY टाइप, XX और XO टाइप। ये कहाँ दिखता है, ड्रोसोफिला में और हमारे ह्यूमन बींग्स में। ये कहाँ दिखता है, हमारे इंसेक्ट्स में, ग्रास ऑपर, कॉकरोचेस, इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा, हमारे मेल डिसाइड करते हैं। सिमिलरली फीमेल के अंदर हमारी अगर हेट्रोगैमेटी होती है तो द सेक्स विल बी डिटरमिन्ड बाय द ओवा, ठीक है। यहाँ पे ओवा डिसाइड करेगा। तो ZW ZZ हमको कहाँ दिखता है, बर्ड्स में, ZO ZZ कहाँ दिखता है, बटरफ्लाई और मॉथ्स के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों ओवा डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स क्या होने वाला है, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। हनी बी के अंदर मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स, हनी बी में थोड़ा डिफरेंट केस होता है। हनी बी में हमारी फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, मेल कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ से जो गैमीट्स बनते हैं फीमेल के अंदर मियोसिस से बनते हैं और मेल के अंदर डायरेक्टली माइटोसिस से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होता है और इधर माइटोसिस होता है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये इसके साथ जाके फर्टिलाइज कर लेती है, सिनगेमी होता है, तो यहाँ पे अगेन हमको क्या मिल जाएगी, एक फीमेल। लेकिन ये किसी के साथ फ्यूज नहीं करता, कुछ गैमीट्स होते हैं डायरेक्टली मेल बना लेते हैं, जिनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये हमारा प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर 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 क्लियर, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आई गेस। नाउ नेक्स्ट देखो, म्यूटेशंस आपको बताया था, ह्यूगो डी राइस ने सबसे पहले इनको ढूंढा था। ये टर्म भी म्यूटेशन ह्यूगो डी राइस ने ही दी थी। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे पास, होते हैं क्रोमोसोमल, जिसमें हमारे पास होते हैं जीनोमैटिक, यूप्लॉइडी एंड हमारा क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर हमारा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाता है, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। N है, 2N है, ये तो नॉर्मल है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड।
डायरेक्टली ट्रिपल हो गया, पूरा सेट ही ट्रिपल हो गया। और ये किसकी वजह से होता है, जब सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती है तब हमारे पास में पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, किसी सेट के अंदर अगर क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो गया, जैसे मोनोजोमी हो गई, एक क्रोमोसोम कम हो गया है ना, एक क्रोमोसोम कम हो गया तो इसको हम बोलते हैं मोनोजोमी, और अगर एक क्रोमोसोम फालतू हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइजोमी, राइट। सो दिस इज योर एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एबरेशंस हमको दिखते हैं, डुप्लीकेशन, देन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन में किसी भी हमारा कोई क्रोमोसोम के अंदर जीन सेगमेंट है, उसका एक और डुप्लीकेट बन गया, एक और कॉपी बन गया, तो डुप्लीकेशन है। इन्वर्जन में क्या होता है, वो कंप्लीट सेगमेंट 180 डिग्री घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन के अंदर एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम का निकल के दूसरे वाले पे चिपक जाता है, सो दिस इज ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज कर दी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जीन स्टूडेंट्स। जीन के अंदर हमारे दो तरह के म्यूटेशंस होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन है जहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि हमने सिकल सेल में देखा था, हमारा GAG कन्वर्ट्स इनटू GUG, जिसकी वजह से 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन बन जाता है। क्लियर। फ्रेम शिफ्ट को हम जिब्रिश भी कहते हैं, जिब्रिश म्यूटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे या तो इंसर्शन हो जाएगा किसी भी बेस पेयर का, पूरी की पूरी चेन, पूरी की पूरी सीक्वेंस शिफ्ट हो जाती है, या फिर डिलीशन हो जाएगा, अगेन सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, एंड ये ज्यादा खतरनाक होती है। फ्रेम शिफ्ट इज मोर डेंजरस एंड इट इज कॉजिंग, ये हमारा जो है एकदम ट्रंकेटेड प्रोटीन यहाँ पे बना देती है। नेक्स्ट आ गया हमारा पेडिग्री एनालिसिस। क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, बेटा हम इनहेरिटेंस किसी भी फैमिली के अंदर रिलेटिव्स को समझने के लिए पूरा एंसेस्ट्रल चार्ट हमको स्टडी करना है, अगर देखना है कि बच्चे के अंदर वो बीमारी जो है आ ना जाए, है ना। कई बार क्या होता है, हमारे जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो हमको बता देते हैं कि ये ट्रेड्स जो है आपकी पूरी फैमिली चार्ट में है, हिस्ट्री में है, तो ये आगे के जनरेशन में भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमंस में भी डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में मेंडल का सेम वो प्रिंसिपल फॉलो होता है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पे दो तरह के मेन इनहेरिटेंस हमको दिखते हैं, कौन कौन से। एक ऑटोजोमल होता है जो हमारे ऑटोजोम्स कैरी करेंगे, जो हमारे 44 ऑटोजोम क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैरी करते हैं। दूसरा हमारा होता है सेक्स लिंक, जो इधर एक्स कैरी करता है या वाई कैरी करता है। सो वाई लिंक का तो सिंपल है बेटा, मेल से मेल में ही जाएगा, इसको हम होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और ऑटोजोमल अगर डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि वो ट्रेट डोमिनेंट है, तो स्टूडेंट्स वो हमारा क्या दिखता है, वहाँ पे हमको ज़्यादातर, है ना, क्या मिलेगा, हर जनरेशन में वो ट्रेट दिखेगा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन बहुत कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर रिसेसिव होता है तो हमको एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन ऑटोजोमल रिसेसिव में दिखती है। डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड होता है तो हमारी फीमेल ज़्यादातर अफेक्टेड दिखती है, लेकिन अगर रिसेसिव होता है जैसे कि हमारा हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड दिखते हैं। इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इसको हम कहते हैं। क्लियर हो गई, इतनी बात सबको समझ में आई। नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। दो तरह के डिसऑर्डर्स है, मेंडेलियन और हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेंडेलियन के इनहेरिटेंस को जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सिकल सेल, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, तो ये सभी के सभी ऑटोजोमल रिसेसिव हैं। स्टूडेंट सिकल सेल अनीमिया में क्या था, पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, GAG से GUG बन गया था, ग्लूटामिक एसिड से आपका वेलाइन बन जाता है 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर, जिसकी वजह से RBC सिकल सेल्ड हो जाते हैं एंड ये बॉडी में टिक नहीं पाते, एंड जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये एक क्वालिटेटिव बीमारी रहती है। वेयर एज अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया के अंदर स्टूडेंट्स हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो होता है, ग्लोबिन का यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो इट इज क्वांटिटेटिव एंड रिड्यूस होने की वजह से अगेन बॉडी में अनीमिया हो जाता है। नाउ फिनाइलकेटोन्यूरिया, एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पूरा, फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है।
नाउ हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स। हीमोफिलिया जिसको हम ब्लीडिंग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, सिंपल कट में भी जो है आपकी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कोगुलेटिंग फैक्टर्स, दैट इज योर फैक्टर 8 एंड 9, डिपेंडिंग कि कौन सा हीमोफिलिया ए है या बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आपका क्लॉटिंग नहीं हो पाती है बॉडी के अंदर, जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाता है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के एब्सेंस होने की वजह से, एंड हेंस द पर्सन विल ब्लीड टिल डेथ। ठीक है, इसका कोई क्योर भी नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में आपका रेड और ग्रीन के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इंसान, राइट। वैसे दिस इंसान इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली उसको दिखाई देगा, इवन कि वो ड्राइव भी कर सकता है, क्योंकि रेड और ग्रीन लाइट दोनों दूर दूर होते हैं, इनके बीच में येलो इज है, तो उसको ड्राइव करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जब हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाता है, that is your aneuploidy due to the non-disjunction of the chromosomes during your karyokinesis। ठीक है, तो उस समय पे हमारा जब क्रोमैटिड्स सेपरेट अगर नहीं हो पाती है तब हमारा ये वाला डिसऑर्डर दिखता है। तो इसमें हमारे ये तीन जो हैं ये हमारा ऑटोजोमल है। ठीक है, ये कैसे हैं, ये ऑटोजोमल, ऑटोजोम्स के ऊपर हमारी क्या हो रही है, ट्राइजोमी हो रही है, और ये दोनों हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि एलोसोम्स के अंदर हमारा ट्राइजोमी या मोनोजोमी हमको दिख रही है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइजोमी हो जाती है। ऐसा बच्चा जो होगा गोल फेस होगा, फरो टंग होगी, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर होगा, आमंड शेप्ड आईज होंगी, पाम पे क्रीज होगी, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम 18 की ट्राइजोमी होती है, पटाओ आपके क्रोमोसोम 13 की ट्राइजोमी होती है। इट्स नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बट मैंने बता दिया, इन केस अगर आता है तो यू कैन, और इजी है, 8 से 18, ई से एडवर्ड, बाकी दूसरा 13 है उसको रट लो, ठीक है। कहीं कहीं पे हमको बायो में रटना भी पड़ता है। सो टर्नर्स, दैट इज द मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो टर्नर्स के अंदर हमारा क्या हो रहा है, फीमेल्स के अंदर नॉर्मली XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे एक X क्रोमोसोम इज एब्सेंट, जिसकी वजह से इसका जो कैरियोटाइप होता है दैट इज 44 प्लस XO, वेरस क्लाइनफेल्टर्स, और टोटल यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स बचता है। क्लाइनफेल्टर्स के अंदर हमारी क्या हो जाती है 44 प्लस XXY, ये हमको किस में दिखता है, फीमेल्स में, ये हमको दिखता है स्टूडेंट्स, ये हमको दिखता है, ये वाला डिजीज हमको दिखता है मेल्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से द मेल बिकम्स मोर फेमिनाइन कैरेक्टर्स आर सीन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट हो जाते हैं, टेस्टीज रूडिमेंट्री हो जाती है ना, टॉल स्टेचर्ड होता है ऐसा इंसान, एंड इनको दे आर इनफर्टाइल, स्टेराइल हो जाते हैं, एंड मेन कैरेक्टर इनके अंदर गायनेकोमास्टिया यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है। वेरस टर्नर्स के अंदर फीमेल्स के अंदर होगा, शॉर्ट स्टेचर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं दिखते, रूडिमेंट्री वेब्ड नेक होती है, तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे टर्नर्स के अंदर, राइट। सो यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर एंड। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।